हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं किरण। आज स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, और भी ऐसे बहुत सारे तरह के एग्ज़ाम जो स्टेट पीएससी हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इसे शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सही सुमेलित हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सही लिखा है या फिर सही सुमेलित है या फिर सही नहीं सुमेलित है। आपको इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना है पेपर में। कई बार बच्चे बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है तो भी गलत, तो गलत आंसर टिक कर देते हैं, और सही पूछा गया है तो गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से और आपको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रकाश तंतु सेवाओं का आदान प्रदान प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में यह बात बताई गई है। ब्रॉडबैंड सेवा के बारे में बताया जा रहा है। सूचना एवं वेब आधारित संचार तक उच्च गति से पहुंच के द्वारा टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ई गवर्नेंस और मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराने की तकनीक है क्या? ब्रॉडबैंड सेवा। अगर वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो इसके बारे में कह रहे हैं कि पूरे विश्व में एक इस तरीके का फैला डेटाबेस और नेटवर्क है जिससे कोई भी इंटरनेट यूजर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। और अगला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन डी, पूछा जा रहा है इसमें कौन सही सुमेलित है। तो ये तीनों ही सही सुमेलित हैं और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है या कुछ भी है तो आप वीडियो को प्रॉपर रोकिए। यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। कई बार एग्जाम में एक एक चीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर का क्या काम है, कई बार पूछ लेगा वर्ल्ड वाइड वेब का क्या काम है या फिर ब्रॉडबैंड सेवा का क्या काम है। इसमें अक्सर क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डिस्कस किए हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम्स में बहुत 50 क्वेश्चन है, पर आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन एक तरीके से मिलेंगे इसमें देखने को। अगला क्वेश्चन है, अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सही सुमेलित नहीं है, तो क्या नहीं है? वाईफाई के बारे में बात कर रहे हैं। वाईफाई क्या है? वायरलेस आधारित, वायरलेस फिडेलिटी इंटरनेट तकनीक जिसके द्वारा उपभोक्ता तार रहित इंटरनेट नेटवर्क से जुड़कर पूरी दुनिया में नेट सर्फिंग कर सकता है। दूसरा है वाईमैक्स के बारे में। वाईमैक्स के बारे में कह रहे हैं कि वाईफाई जैसी ही सेवा जिसके अत्यधिक बड़े क्षेत्रफल 10 किलोमीटर या अधिक इंटरनेट सेवा दी जा सकती है। इसके बाद कह रहे हैं कि बाई ट्राई सिटी। ये क्या है? बाई ट्राई सिटी की बात करें, एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा हॉटस्पॉट के क्षेत्र में आते ही लैपटॉप, मोबाइल, MP3, आईपॉड जैसे उपकरण स्वयं चार्ज होने लगेंगे। तो देखिए वाई ट्राई सिटी के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली। अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है। सही सुमेलित नहीं की बात कर रहे हैं, तो अगर नहीं की बात आती है तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? उपरोक्त सभी, इसमें ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है टेली चिकित्सा से क्या संबंध है। टेली चिकित्सा के बारे में बताया जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कह रहे हैं टेली चिकित्सा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े टेली चिकित्सा केंद्र की सहायता से रोग की जांच एवं इलाज हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों की परामर्श सुविधा विश्व के किसी भी स्थान पर उपलब्ध कराना। अगला कह रहे हैं ई-कॉमर्स के बारे में, केबल या सैटेलाइट के जरिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का इंटरनेट से संपर्क बनाना। ई गवर्नेंस के बारे में कह रहे हैं सरकार व नागरिकों के मध्य कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा सुरक्षित, विश्वसनीय और नियंत्रित संपर्क कायम रखना। और अगला कह रहे हैं मल्टीमीडिया के बारे में, संचार के विभिन्न साधनों को मिलाजुला स्वरूप। तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसका कूट ये दिया हुआ है, कूट इसका ये है कि इस तरीके से इनको मिलाना है। तो अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये मिल रहे हैं। अगर हम बात करें टेली चिकित्सा के बारे में बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ई कॉमर्स के बारे में एकदम सही कहा जा रहा है, ई गवर्नेंस के बारे में ऑप्शन 3 में सही कहा जा रहा है, और मल्टीमीडिया के बारे में संचार के विभिन्न साधनों का मिला जुला स्वरूप है, इसके बारे में भी सही कहा जा रहा है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, मतलब इसका संबंध इससे और इसका इससे और इसका इससे। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो सही सुमेलित कौन है? इसमें देखेंगे कि निकनेट की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि उपग्रह पर आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। अगला कह रहे हैं एयरनेट। एयरनेट पर अगर हम बात करें देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधानों केंद्रों को जोड़ने वाला शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क। कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा इसे विकसित छोटे छोटे आकार के कंप्यूटर। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें देखिएगा चारों चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और अगर देखेंगे तो आपको इसमें आंसर जो सही लगेगा वो आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके सभी के सभी आंसर सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ पर है? तो लिखा हुआ है त्रिवेंद्रपुरम केरल में, इसरो बेंगलुरु कर्नाटक में, साहर श्रीहरिकोटा। और पूछ रहा है क्या ये सही सुमेलित हैं सभी? तो ये सभी सुमेलित हैं, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे अगर हम। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? देखिए बात कर रहे हैं सुमेलित की, तो कौन सुमेलित हैं? एंट्रिक्स इसरो की व्यावसायिक इकाई जो भारत की आंतरिक क्षमताओं विपणन के लिए केंद्रीय एजेंसियों का कार्य करती है। दूसरा है ग्रामसेट, ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु छोड़ा गया उपग्रह। कॉन्टोसैट की बात कर रहे हैं। कॉन्टोसैट भारत का 12वां रिमोट सैटेलाइट। तो अगर इसमें 6वें क्वेश्चन की हम बात करें इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ से सही है। देखिए अगर आप इनको एज अ क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो अलग बात है, इससे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, इसीलिए इसमें ज़्यादातर ऑप्शन सही बताए जा रहे हैं ताकि इनके बारे में आप और अच्छे से समझ सकें। अगला प्रश्न है और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अगर सुमेलित की बात करेंगे गगन के बारे में, भुवन के बारे में, गौसैट के बारे में सारा कुछ दिया गया है और कहा जा रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गगन के बारे में कहा जा रहा है कि वायुयानों पानी के जहाज़ों को सही स्थिति की जानकारी के लिए इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट है, जहाँ तक ये बिल्कुल सही है। भुवन के बारे में अगर बात करें तो भुवन के लिए कहा जा रहा है गूगल अर्थ के समान इसरो द्वारा लॉन्च की गई कंप्यूटर एक साइट है। गौसैट के बारे में अगर बात करें जापान द्वारा 23 जनवरी 2009 को छोड़ा गया विश्व का प्रथम ग्रीन हाउस गैस पर्यवेक्षण उपग्रह है जिसे उबिकी का नाम दिया गया था। कुछ क्वेश्चन इसमें करंट से भी संबंधित होंगे पिछले टाइम के, तो उनको चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बायोगैस से संबंधित बातें बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि बायोगैस में 55 से 65% मीथेन तथा 35 से 40% CO2 होती है। सौर ऊर्जा का प्रकाश वोल्टीय सोलर सेल विशुद्ध पॉली क्रिस्टलीय सिलिकॉन के बने द्वारा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला कह रहे हैं कि प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कई बार एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में यहीं से उठा लिया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल का उपयोग सौर लालटेन, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामीण दूरभाष प्रणालियों आदि में किया जाता है। अब इसमें क्या चुनना है? इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प इसका चारों के चारों सही विकल्प हो जाएंगे। इसकी PDF आपको बहुत आसानी से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर मिल जाएगी। PK एजुकेशन कोर के नाम से ही है, आप उसे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, देखेंगे कि सोलर पॉइंट क्या है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। सोलर पॉन्ड के बारे में बताया गया इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। सोलर सेल के बारे में संपीडित प्राकृतिक गैस जिसमें 80 से 90% मीथेन होती है। CNG के बारे में अब इसमें हमें सही मिलान करना है कि ये किस तरीके से होगा। तो सही मिलान की अगर हम बात करेंगे तो सोलर पॉन्ड जो होता है वो होता है एक विशाल ऊर्जा संग्राहक। ठीक है, अगर आपको CNG पता है तो आप इसमें बहुत आसानी से ऑप्शन टिक कर लेंगे और गैसोहॉल भी अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर ठीक हो जाएगा और टिक आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न ऊर्जा स्रोतों पर विचार कीजिए और इनमें कौन से परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के वो बताना है। तो बात करी जा रही है तापीय ऊर्जा की, तरंग ऊर्जा की, ज्वारीय ऊर्जा की, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन की,
कन्वर्जन की, और भूतापीय ऊर्जा की, और हाइड्रोजन की। कई बार एग्जाम में यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन ये उठाए भी गए हैं। तो अगर बात करेंगे उपरोक्त में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो अगर बात करें इसमें, आप देखिए अगर आपको कौन सा इसमें समझ में आ रहा है कि ऊर्जा का ये परंपरागत स्रोत हो सकता है, हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं तापीय ऊर्जा, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, केवल ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 11वां क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और क्या है, भारत में सोलर पॉन्ड परियोजना 1987 में प्रारंभ हुई थी। इसका पहला सोलर पॉन्ड गुजरात के कच्छ में भुज में सोलर पॉन्ड परियोजना के नाम से इसे बनाया गया था। गुजरात तथा तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अगला है, कच्छ की खाड़ी में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा 900 मेगावाट का एक ज्वारीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है। तमिलनाडु में चेन्नई के पास अमेरिका की सोलर सी पावर कंपनी की सहायता से 100 मेगावाट का समुद्री ताप विद्युत संयंत्र लगाया गया है। इन चारों फैक्ट्स के बारे में बात की जा रही है, चारों के चारों सही हैं, और इसके बारे में जो बताया गया है वो चारों के चारों ऑप्शन सही आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना, करंट से संबंधित है, उस समय की करंट से संबंधित होगा, इसे चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो जेट्रोफा है, जेट्रोफा कर्कश बायोडीजल का अच्छा स्रोत है। इन कथनों पर विचार करना है। और दूसरे में कहा जा रहा है विद्युत की खपत में कमी लाने के लिए, अगर बात करें तो कह रहे हैं विद्युत में खपत में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बचत लैंप योजना चलाई जा रही है। और अगला है, ये कह रहे हैं कि सुभाश्री परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सन 2012 तक एक समन्वित एकीकृत राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला है, तटीय क्षेत्र की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो अगर हम मुंदा की बात करते हैं, ये कहाँ पर है? कृष्णापट्टनम की बात करते हैं, कहाँ पर है? टंडरी कहाँ पर है? गिरे कहाँ पर है? चेय्यूर कहाँ पर है? इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। तो अगर हम इसका ऑप्शन मिलाएंगे तो मुंदा गुजरात में, कृष्णापट्टनम बैंगलोर में, और टंडरी कर्नाटक में, गिरे महाराष्ट्र में, और चेय्यूर तमिलनाडु में। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किसकी बात कर रहे हैं? तटीय क्षेत्र और अल्ट्रा मेगा पावर की परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं और यूपी पीएससी में भी पूछे गए हैं, और किसी भी स्टेट पीएससी में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक तरीके का होमवर्क जैसा हो जाता है, इनको आप कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मैदानी क्षेत्रों की अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या कह रहे हैं? मैदानी क्षेत्र और इनकी अल्ट्रा मेगावाट परियोजनाओं के बारे में। तो अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं कि क्या है, शासन, तिलैया, सुंदरगढ़ और अकाल तारा किस किस जगह पर क्या है, इन्हीं से संबंधित है। तो अगर हम बात करेंगे, शासन जो है वो मध्य प्रदेश में है, और अगर हम बात करें तिलैया की तो ये है झारखंड में। अगर आपको तिलैया एक पता है झारखंड, तो शायद इसका आंसर आप फटाफट बी लगा देंगे, क्योंकि बाकी और कहीं पर भी नहीं दिया गया है। सुंदरगढ़ जो है वो हो जाएगा आपका उड़ीसा में, और अकाल तारा है छत्तीसगढ़ में। देखिए मिलान वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपने 1 या 2 ऑप्शन भी सही कर लिए, अगर आपका मिल गया, तो जनरली आपको जो मिलाने के लिए ऑप्शन होते हैं आसान हो जाते हैं, थोड़ा एलिमिनेट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं। अगला है, गैस विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो किस तरीके से, क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इनको मिलाना है। तो अगर देखेंगे, कैमलगुड़ी बिहार, कवास राजस्थान, और बात कर रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश, और अंबा गुजरात, और मैथान असम। अगर आपको इसमें 1 या 2 पता है तो आप क्वेश्चन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और आप इसे आसानी से टिक कर सकेंगे। इसका देखिएगा कैसे, कि अगर आपको औरैया उत्तर प्रदेश पता है, देखिए कहीं और दिया गया है, हाँ, तो ये दिया गया इन 2 में, ए और बी में। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि आंसर अब आपका ए और बी में से ही किसी में होगा। अगर आपको एक आध और पता है तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को टिक कर लेंगे। अगर आपको कैथलगुड़ी पता है कि ये असम में है,
तो शायद मुझे लग रहा है अब आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आंसर और आप इसको आराम से टिक कर सकेंगे। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अब देखिए मिला लेते हैं। कैथलगुड़ी है असम में, और कवास है गुजरात में, और औरैया है उत्तर प्रदेश में, और अवा है राजस्थान में, और मैथान बिहार में है। तो 5 4 3 2 1 इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले को अगर हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 में, इसमें भी मिलाना है और कहाँ पर कौन से संस्थान है उनके बारे में बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बार्क BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में, टाटा मूल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है कलपक्कम में, और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है टॉम्बरे मुंबई में। तो अगर हम इसको मिलान करेंगे तो कैसे मिलेगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है हमारा, टाम्बरे मुंबई में। ये तो सभी लोगों को ही पता होगा जनरली। तो अगर आप देखेंगे अब इसमें आपका बी या डी इन दो में से कोई एक आंसर बनेगा। अब देखते हैं कौन सा आंसर बनता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये है कलपक्कम में। तो ये आपको बी ऑप्शन यहाँ से सही आंसर दिख जा रहा है। और टाटा अनुसंधान संस्थान TIER ये है मुंबई में, और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है अहमदाबाद में। कई बार UP PCS हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, एक एक स्थान को पूछ लेता है, एक एक जगह को पूछा गया है बहुत बारीकी से इसमें। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के, कह रहे हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रथम चरण में यूरेनियम आधारित BWR बॉइलिंग बॉयल रिएक्टर तथा PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन करंट से संबंधित है, आप इसे चाहे तो छोड़ सकते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये करंट से संबंधित है, कोई मतलब नहीं इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में देखते हैं, भारत के परमाणु केंद्रों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से आप सुमेलित कीजिए। तो बताइए तारापुर कहाँ है, रावतभाटा कहाँ पर है, और कलपक्कम कहाँ है, और काकरापारा कहाँ है, और कैगा कहाँ है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको 1 या 2 पता है। तो कैगा कहाँ पर है, कैगा अगर हम बात करेंगे तो कैगा कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए ऑप्शन में अगर हम बात करें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा देखते हैं। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और रावतभाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और काकरापारा जो है वो गुजरात में है, और कैगा क्या है कर्नाटक में। कई बार कैगा को अकेले भी पूछा गया है कि परमाणु केंद्र में ये कौन सा स्थान है, कहाँ पर ये है। तो बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये 50 क्वेश्चन जरूर, कम से कम इसमें आपको 150 से 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न परमाणु केंद्रों पर विचार कीजिए। कुन्नकुलम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और जैतपुर महाराष्ट्र में। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया गया है। तो इसमें कहाँ पर बनाया गया है, ये बनाया गया है केवल सी ऑप्शन में। अगर केवल सी ऑप्शन हम 19 का देखते हैं, मतलब कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कह रहे हैं तेल एवं प्राकृतिक कुछ गैस जो बताई गई हैं उनके बारे में स्थापना वर्ष उनका बताना है। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। ONGC की स्थापना विदेश लिमिटेड की 1965 में, ऑयल इंडिया की 1969 में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इतने में। तो इन चारों में से कौन सा सही क्रम होगा ये आपको बताना है। तो अगर देखें तो ऑप्शन ए के हिसाब से बिल्कुल सही सारी चीज़ें मिलेंगी। ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी, और ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई थी, और ऑयल इंडिया लिमिटेड की 1969 में, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 1984 में। अगला प्रश्न है और देखेंगे कि कौन चीज़ें किससे संबंधित हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे चाहे तो आप कहीं पर लिख लें या फिर आप इसका जो मैं PDF दूंगी उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एरोपोनिक किससे संबंधित है, एपीकल्चर किससे संबंधित है, हार्टिकल किससे संबंधित है, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, ओलैरिकल्चर किससे संबंधित है, और हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। ये सारे के सारे कई बार अकेले में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कई बार किसी मिलान के रूप में भी पूछे जाएंगे। तो एरोपोनिक का संबंध किससे है, पौधों को केवल जल में उगाना। एपीकल्चर का संबंध किससे है, पौधों को हवा में उगाना।
हार्टिकल्चर का आप जानते ही होंगे, हार्टिकल्चर का संबंध किससे? मधुमक्खी पालन से। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से। और ओलैरिकल्चर का संबंध है फूल विज्ञान से। और हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है सब्जी विज्ञान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको ये चीज़, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो यहाँ से इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा और ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यहाँ से ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार क्वेश्चन नंबर 22 को टिक कर रही हूँ। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? विटीकल्चर किससे है? वर्मीकल्चर किससे है? पिसीकल्चर किससे? और सेरीकल्चर किससे है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये हैं, इन क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो पॉमीकल्चर किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर मैं एक एक को पढ़ूंगी तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, आप इनको मिलाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें निम्न कथन क्या क्या है? जनजातीय सरकार सहकारी विपणन विकास, ट्राइड की स्थापना 1987 में जनजातीय लोगों के शोषण से बचाव तथा उनके माल का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। ये बात बताई जा रही है किसके बारे में? ट्राइड के बारे में। कई बार एग्जाम में ट्राइड के बारे में अकेले में भी पूछा जाता है। कृषि उपजों के विपणन हेतु नाफेड के बारे में क्वेश्चन बहुत बार उठा है एग्जाम में, तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई है। अगला है, कृषि उपजों के भंडारण हेतु 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड तथा 1957 में केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना की गई है। इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं, इनके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्राइड के बारे में मिली और नेफेड के बारे में मिली, तो और इनकी स्थापना वर्ष भी क्या क्या है वो सब भी बताया गया। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला अगर हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी बताया गया है कि कृषि उत्पाद बोर्ड और इनके मुख्यालय कहाँ पर हैं। अगर हम रबर बोर्ड की स्थापना की बात करें, 1947 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोट्टायम में। या टी बोर्ड की स्थापना कोलकाता में, तंबाकू की गंटूर में, और मसाला बोर्ड की कोच्चि में, और राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। यहाँ से कम अगर ये 5 मैंने आपके साथ डिस्कस किए तो यहाँ से 5 क्वेश्चन ये बन गए हैं, ये बात आप मान के चलिए। अगला प्रश्न है और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि जो सूची 1 है सूची 2 से आपको उसको मिलाना है। किस तरीके से? नीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसमें सीधा से सीधा समझ में आ रहा है ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। श्वेत का संबंध दुग्ध से। और हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है। जो नेल्लोर है उसको भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है। ट्रैफिक, ICUN तथा विश्व की प्रकृति निधि WWF जैव विविधता संरक्षण के संलग्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में कथनों पर विचार करना है और बताना है कि क्या ये सही है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही बोली गई हैं। भारत में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है और ट्रैफिक द्वारा ICUN तथा विश्व की प्रकृति निधि WWF जैव विविधता संरक्षण में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं। तो इसमें दोनों आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत द्वारा प्रथम विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण के थार मरुस्थल में पोखरण नामक स्थान पर डॉक्टर होमी सेठना के अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा कह रहे हैं, भारत ने 11 मई व 13 मई को 1998 को पोखरण में परंपरागत विखंडन डिवाइस, यील्ड डिवाइस और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस एवं सब किलोवाट क्षमता के परमाणु परीक्षण किए थे। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर देखा जाए तो देश के कुल भौगोलिक प्रदेश का 1/3 भाग वन प्रदेश होना चाहिए। और अगला कह रहा है इसमें
कि जिसमें 60% जो होंगे वो होंगे पर्वतीय प्रदेश और 25% होंगे मैदानी क्षेत्र। पहला बात कही गई। दूसरा कहा जा रहा है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, परंतु प्रतिशत में के अनुसार मिजोरम राज्य का 83% वन क्षेत्र अंतर्गत इसके आता है। इसमें भी दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अगला है भारत में 14 में से 5 जीव मंडल आरक्षित प्रदेश यूएनईएसओ द्वारा यूनेस्को की मैवलैब मैन एंड बायोस्फीयर योजना के अंतर्गत जिन्हें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग हैं। निम्नलिखित में से उपरोक्त 5 में सम्मिलित हैं। अब इसमें बताया गया उन 5 में कौन कौन सम्मिलित हैं। क्या केवल नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित है, नंदा देवी तथा सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित है, मन्नार की खाड़ी एवं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर ये सारे के सारे? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हैं, इनके बारे में बिल्कुल सही बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं और बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सही सुमेलित नहीं है। अगर सही सुमेलित नहीं की बात कर रहे हैं, पर्यावरण वाहिनी पर्यावरण प्रदूषण के प्रति युवाओं को जागरूक बनाने के लिए 183 जिलों में चलाई जा रही कोई योजना है। ई अवशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को कचरा, इको क्लब, विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी आदत डालने हेतु केंद्र सरकार की एक योजना है इको क्लब के नाम से, ग्रीन ट्रैफिक, ओजोन छिद्र को भरने हेतु यूएनओ की योजना। ये गलत आंसर है, तो मतलब यहाँ पर यह आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न गैसों पर विचार कीजिए और इसमें कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन, इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस को इम्पैक्ट नहीं करती है। अगर थोड़ा भी आपने पढ़ रखा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस को इम्पैक्ट नहीं करती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा सोचने और समझने वाली बात है ही नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से हमें इसमें सुमेलित करना है। अगर हम बात करें इसमें देखिए कह रहे हैं कि यूएनएफसीसी क्या है, इसके बारे में बताया गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कोपनहेगन सम्मेलन क्या है, स्टॉकहोम संधियां क्या हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगी आपको, क्योंकि एक एक को मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और आप वीडियो को आराम से रोक के इसको देख सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 33, उसमें कह रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल में संयुक्त क्रियान्वयन, उत्सर्जन व्यापार जिसे हम एमिशन ट्रेडिंग तथा स्वच्छ विकास तंत्र CDM शामिल थे। और आगे बात की जा रही है कि स्वच्छ विकास तंत्र विकसित देशों की सरकार या कंपनी को विकासशील देशों पर किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश पर ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है। इस ऋण को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। अगला कह रहा है उत्सर्जन व्यापार के तहत वे देश जो निर्धारित उत्सर्जन सीमा से कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं अपने अधिशेष ग्रीन हाउस का निर्यात कर सकते हैं। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। कई बार मैं पूरे कथन नहीं पढ़ूंगी, आप देख के उनको आराम से टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इको मार्क की योजना 1991 में उन पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों की लेबलिंग करने के लिए प्रारंभ की गई थी जो पर्यावरण के अनुकूल है। बिल्कुल सही बात है, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, और आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि इको मार्क योजना कब शुरू हुई थी और इसका क्या उद्देश्य था। CFC ओजोन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1985 में ओजोन क्षरण पदार्थ पर वियना समझौता प्रथम सार्थक प्रयास था तथा बाद में 1987 में मॉन्ट्रियल संधि का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें भी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 में क्या क्या है देखते हैं। हरित ग्रह प्रभाव क्या है, इसके बारे में बताया गया है। अगला है ओजोन हॉल क्या है, इको मार्क क्या है, बेसिक डेट्स कौन कौन से। इन चारों को आपको सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है, और जब आप इसे मिलाएंगे तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पूरे पढ़ूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं कि
36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, यह बात कर रहे हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, भारत डायनेमेटिक्स लिमिटेड BDL, उपरोक्त में से कौन से संस्थान बेंगलुरु में स्थित हैं। बात करी जा रही है कि कौन से संस्थान जो है वो बेंगलुरु में स्थित हैं। तो पहले 3 जो हैं वो सारे के सारे बेंगलुरु में स्थित हैं, लेकिन भारत डायनेमेटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसमें भी देखिए क्या है, मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ पर है, गार्डन री वर्कशॉप कहाँ पर है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर है। अगर आप इसका कोड मिलाएंगे तो आंसर आपको सही मिलेगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में देखेंगे, भारतीय वायुसेना संगठन की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। देखिए यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली, भारतीय वायुसेना संगठन की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। निम्न में से कौन वायुसेना के संदर्भ में सही नहीं है। तो दक्षिणी कमान त्रिवेंद्रपुरम, मध्य कमान इलाहाबाद, पूर्वी कमान विशाखापत्तनम और पूर्वी कमान शिलांग के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 39 देखिए क्या कह रहा है, कुछ बताया गया है चीज़ों के बारे में। अस्त्र क्या है, धनुष क्या है, अग्नि क्या है और त्रिशूल क्या है। इनके बारे में जब आप देखेंगे और जब कूट का प्रॉपर तरीके से मिलान करेंगे तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 40 में प्रश्न में कहा जा रहा है कि सूर्य क्या है, नाग क्या है, ब्रह्मोस क्या है, पिनाक क्या है। अगर आप ब्रह्मोस, आपको पता है कि संयुक्त एक भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई क्रूज मिसाइल है। तो आप देखिए आपका ऑप्शन में क्या बनेगा, कहाँ पर सी को 3 से मिलाया गया है, तो ये ऑप्शन बी में ही ऐसा किया गया है, तो आपका आंसर यहीं से सही हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस का सही सी का 4, सॉरी बी नहीं होगा, इसका 4 होगा, क्योंकि सी को 4 से जिसमें मिलाया गया है, ब्रह्मोस को मिलाया गया है 4 से, तो इसमें ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप मिलाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 41, वो कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि स्वप्न क्या है, कार्नेट ई क्या है, लाहट क्या है और सारथ क्या है। इन सब के बारे में बताया गया है। इनमें भी आपको कूट में मिलान करना है, तो जब आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन ए इसमें पाएंगे और ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 का अगर देखेंगे तो ए का 4 मतलब DRDO द्वारा विकसित की जा रही लंबी दूरी की मिसाइल, फिर इसके बाद बी का दूसरा, और अगर इसकी बात करेंगे लाइट का लाहट है, मुख्य युद्धक टैंक, और ये सार्थक क्या है, सारथ है आपका प्रक्षेपास्त्र वाहन। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्न विमानों पर विचार कीजिए, निशांत और लक्ष्य, ध्रुव और तेजस, इनमें से इनके बारे में पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से पायलट रहित विमान हैं। तो इसमें अगर पायलट रहित विमान की हम बात करते हैं तो पायलट रहित विमान आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अर्जुन, भीष्म, कर्ण और कावेरी, उपरोक्त में से कौन सा एक टैंक नहीं है। किसकी बात करी जा रही है, टैंक नहीं है, तो केवल 4 मतलब जो कावेरी है वो टैंक नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अस्वाक और IL-78, अर्पणा और अवाक्स, इनके बारे में बताया गया है और कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आंसर के रूप में आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन भले 50 है, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, स्कॉर्पियन क्या है, हॉक क्या है, अवाक्स क्या है, INS विराट क्या है, इन सभी का जब आप मिलान करेंगे और आप देखेंगे कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कॉर्पियन का मिलाएंगे आप 4 से, हॉक को मिलाएंगे आप 3 से, भारत द्वारा ब्रिटेन से प्राप्त किए गए एडवांस वैक ट्रेनर, इसके बारे में, और अवाक्स को मिलाएंगे 2 से और हॉक को मिलाएंगे आप ऐसे। तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी सही सुमेलित की बात
की जा रही है 46 में। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद बताया जा रहा है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी बताया जा रहा है देहरादून, नेशनल डिफेंस एकेडमी बताया जा रहा है खड़गवासला, और नेशनल डिफेंस कॉलेज देवली। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित कथनों के बारे में बात करें, तो ये शायद करंट का क्वेश्चन है, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं और अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि कुछ संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना के बारे में बताया गया है। भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ से एक एक करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करें ट्राई की स्थापना कब हुई थी, भारत संचार निगम BSNL की स्थापना कब हुई थी, और MTNL की स्थापना कब हुई थी, और VSNL की स्थापना कब हुई थी, ये चारों के चारों अगर आप जब मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। अब बात करेंगे 4 3 और फिर 2 और 1, इस तरीके से ये मिल लेंगे, और आप इनका कहीं पर भी या तो चाहे लिख लें या फिर इसे आप कहीं अपने PDF को रख सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे 49 की, अगला प्रश्न कह रहा है कि DD डायरेक्टर प्रसार भारती, डिश जी समूह, टाटा स्काई, टाटा इंडिकॉम, सन डायरेक्ट, सन टीवी, बिग टीवी, भारती एयरटेल, मीडिया लैब एशिया, ये कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सी डायरेक्ट टू होम सेवा नहीं है, मतलब DTH नहीं है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, मतलब केवल 6 इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। स्टेथोस्कोप क्या करता है, स्फेग्नोमीटर क्या करता है, कैरोटोमीटर क्या करता है, लग्स मीटर क्या करता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम की दृष्टि से है। जब इसे आप इसका पूरा मिलान करेंगे और देखेंगे कि इसमें ऑप्शन आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।